वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 2 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब सेट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 3 देखिए। हमारे सबसे पहले यहाँ पर स्टार वाले क्वेश्चन बता चुके हैं, काट दिए हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कटा हुआ है। फिर देखिए 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। वेरी सिंपल है, ये नहीं निकल पाएंगे तो बहुत कक्षा 9th में सीखा होगा आपने, 11th में सीखा होगा, 12th में सीखा होगा, पढ़ा होगा। तो ठीक है, मोल निकालना तो छुटकी होगा। खैर देखिए हम बताते हैं यहाँ पर मोल दिया था कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्या यानी कि आणविक द्रव्यमान निकालना पहले है। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि H2O का अणुभार, H2O का अणुभार निकालिए। यहाँ पर जल दिया, जल भैया अणुभार, यानी जल का अणुभार। जल का अणुभार कितना होता है हमारे पास, जल का अणुभार क्या होता है, H2O फार्मूला होता है H2O, इसको निकालिए। अणुभार हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 1 × 2, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 1 2 2 + के 16 = कितना हो जाएगा, 16 तो कितना होता है, 18 हो जाएगा। ठीक है, और हमें मोल यानी कि अणुभार आ गया। अणुभार मतलब मोलर मास, मोलर मास मतलब ये हमसे लिखते हैं। ठीक है, मोलर मास आ गया। और हमें दिया है 18 ग्राम जल। ग्राम मतलब कि वेट दिया है यहाँ पर, वेट फोर मतलब कि W का मान कितना दिया है यहाँ पर, 180 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 180 ग्राम। ठीक है, 180 ग्राम। हम जानते हैं मोल का फार्मूला हमारे पास होता है। मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार का मान यहाँ पर कितना दिया, 180 डिवाइड बाई अणुभार का मान कितना दिया, 18 × 18 दशामन 180, यानी कि n का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, n का मान 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सा उदाहरण है हमने, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में सबसे फेमस उदाहरण यही होता है, H2Cl2 + 2HCl। ठीक है, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फार्मेलिन जलीय विलयन है क्या, बताइए। यहाँ पर फ्लोरेसिन का फार्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, एस्टिक अम्ल का। फार्मेलिन विलयन पढ़ा होगा तो फार्मेल्डिहाइड का होता है, कितना होता है, फार्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतने सेट में बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव आए थे। फिर देखिए यहाँ पर एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रिया, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में आया था। ठीक है, बहुत बार आ चुका क्वेश्चन। तो क्या होता है, Br2KH होता है। ठीक है, उत्प्रेरक कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलर से क्या करता है, वेरी सिंपल है, तो ये नहीं बता कर पाएंगे तो पढ़ना बेकार। यानी कि ग्लूकोज एल्डिहाइड टॉलर क्या बनता है, दर्पण में तो Ag बनता है। क्या बनता है, Ag बनता है। ठीक है, फिर देखिए स्टार वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए भारा अनुसार 30%, क्या लिखो, भारा % 30% ग्लिसरॉल। क्या ग्लिसरॉल, इसका फार्मूला भी दे दिया और आपको सिंपल कर दिया। अगर फार्मूला नहीं दिए थे तो और थोड़ा ट्रिकी हो जाता, फार्मूला जानना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, कि जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, यानी कि मोल अंश या मोल प्रभाव देखिए निकालेंगे। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ पर क्या, दूसरे का खा है हमारे पास। ठीक है, खा सबसे पहले यहाँ पर दिया है। देखिए क्या दिया है, देखिए दिया है यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखना। NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT जो उदाहरण देखें उसमें चैप्टर नंबर 2 उसमें इसमें ग्लिसरॉल लिखा हुआ, उसमें ग्लाइकोल लिखा हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, उसमें बदल गया थोड़ा सा, क्वेश्चन आया था NCERT का। तो यहाँ पर देखिए भारा अनुसार 30% मतलब कि 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन, क्या लिखा हुआ है, जलीय विलयन में। जलीय विलयन मतलब कि जल भी है, क्या जल भी है। तो यहाँ पर क्या 30% ग्लिसरॉल, क्या 30% ग्लिसरॉल जलीय विलयन में। ठीक है, ग्लिसरॉल कितना 30%, तो जल कितना होगा हमारे पास, 80 ग्राम होगा। कितना होगा, 80 ग्राम। जब भी आपको परसेंटेज में दिखे, एक बात ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज में दिखे वो ग्राम की वेट होता है, यानी कि भार होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें दिया है क्या होगा हमारे पास, यानी कि ग्लिसरॉल होगा। ग्लिसरॉल मतलब कि क्या होगा, C3H8O3 ग्लिसरॉल प्लस इसमें क्या होगा, जल भी होगा, प्लस जल यानी कि H2O होगा। यानी कि इसका क्या हमें दिया है यहाँ पर, इसका भार दिया है यहाँ पर 30% का मतलब क्या होता है, 30 ग्राम लिख लीजिए। यहाँ पर 30 ग्राम लिख लिया। यहाँ पर जल मतलब 30, और यहाँ पर 100% होगा पूरा। 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 70 बचेगा, 70 ग्राम बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 70 ग्राम। यानी कि ग्लिसरॉल कितना होगा, 30 ग्राम होगा, और जल कितना होगा, 70 ग्राम होगा। इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, मोल अंश निकालेंगे। देखिए पहले इसका निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए C3H8O3 का अणुभार ठीक है, तो यहाँ पर अणुभार देखिए C3H8O3 का। ठीक है, C3H8O3 का। तो इसका देखिए कार्बन का कितना होता है, यानी कि एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास मतलब कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि किसके लिए, C3 कार्बन के लिए कितना होता है बताइए। यहाँ पर कार्बन के लिए कितना होता है हमारे पास,
कार्बन के लिए कितना होता है बताइए। यहाँ पर कार्बन के लिए होता है हमारे पास, यानी कार्बन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 4 2 6 कितना होता है यहाँ पर कार्बन के लिए, ठीक है, कितना होता है 12 होता है। 12 मल्टीप्लाई, यानी कि 12, इसका मतलब कि मतलब परमाणु संख्या कितनी होती है 3, दुगुना कर देते हैं 6 दूनी 6 होता है, इसको दुगुना कर देते हैं 6 दूनी 12 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 1 होता है, 8 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन के लिए तो कितना होता है 16 होता है, 3 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक है। 3 लिखा, 8 लिखा मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, 3 गुणे 16 दिख रही है, 12 दूनी बातियाँ 36 हो जाएगा, प्लस के 8 इक्कन 8 हो जाएगा, प्लस 16 दूनी 32 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर इसको ऐड कीजिए, 36 और 8 कितना होता है 36 और 40, 40 और 4 44, कितना हो जाएगा 44, 44 प्लस 48, ठीक है। तो जोड़िए 8 और 4 12 के 2, कितना हो जाएगा 8 और 4 12 के 2, हासिल लगा 1, ठीक है, 4 4 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 44 44 कितना 88, ठीक है, 88 और 4 88 और 2 88 और 2 90 और 2 92, सही है, ठीक है। 92 आ गया यहाँ पर, कितना गया 92, कुछ नहीं किया, इतना तो आपको निकालना आता होगा, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12 होता है मल्टीप्लाई 3, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है 8 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन कितना होता है 3 तो मल्टीप्लाई 16, 12 3 36 हो जाएगा, 8 इक्कन 8 हो जाएगा, 16 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इसको जोड़ा 44 हो गया, इसको जोड़ा तो 44 44 कितना होता है 88 होता है, 88 और 8 88 और 4 कितना होता है 88 तो 90 और 2 92, ठीक है। तो अणुभार किससे लिखते हैं मोल रमा से, यानी कि यम से लिख लेते हैं, ठीक है, यम से लिख लीजिए, यम से। फिर इसके मोल भी निकाल लीजिए, साथ साथ इसके मोल निकाल लीजिए, यानी कि C3H8O3 के मोल, ठीक है, के मोल इसको N1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार होता है, क्या होता है भार बटे अणुभार। इसके लिए भार हमें देखिए कितना ये निकाला है, इनकी गिलसरार के लिए भार कितना है 30 है, कितना है 30 है, ठीक है, 30 यहाँ पर पुट कर दिए, 30 डिवाइड बाई अणुभार कितना निकाला हमने 92 निकाला, कितना निकाला 92, ठीक है। अब देखिए काटिए कटेगा, इनकी इसको काटिए 15, 2 से काटिए 15 आ जाएगा यहाँ पर, 2 चक्कू 8 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 कितना चाहिए 1 बच गया 12 हो गया, कितना हो जाएगा 12 2 छंग 12, ठीक है। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा यहाँ पर, तो हमारे पास N1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 15/46 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15/46, ठीक है। इसका मान निकालिए। अब किसका निकालेंगे मान, जल का अणुभार निकालेंगे, किसका निकालेंगे जल का अणुभार, जल का अणुभार निकालिए, जल का H2O का अणुभार, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार क्या होता है H2O, इसका कितना निकाला हमने निकाल चुके हैं 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। तो इसके मोल निकाल लीजिए, H2O के मोल, H2O के मोल, H2O के मोल कितना हो जाएगा H2O का मोल, मोल N2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। मोल बराबर क्या होता है भाई भार बटे अणुभार, फार्मूला बता चुके हैं। भार इसके लिए कितना दिया है H2O के लिए 70 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 70, यही फार्मूला अप्लाई कर दिया, भार बटे अणुभार, तो यहाँ पर कितना दिया 70 दिया है यहाँ पर 70, यानी कि इसका 70 दिया डिवाइडेड बाई इसका कितना दिया है अणुभार कितना निकाला 18, 18 दूनी 88 होता है 88 को 72, 2 से काटिए, दूने में 18 हो जाएगा, 35 दूना 35 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, 35 बटे 9 N2 का मान। तो हमें निकालना क्या था यहाँ पर गिलसरार का क्या पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि गिलसरार के मोलंस की गणना कीजिए, ठीक है। तो ओनली हमें गिलसरार का ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए गिलसरार का क्या मोलंस की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए गिलसरार में फार्मूला लिख दिया C3H8 का H8O3 का H8 का मोल अंश या मोल भिन्न कह सकते हैं, मोल अंश क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको काई से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या रहने दीजिए इसको, ठीक है, डायरेक्टली लिखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर गिलसरार के लिए हमारे पास क्या है गिलसरार का अणुभार मोल कितना लिखा है N1, तो N1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा N1 प्लस N2, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करते हैं लिखते हैं, ठीक है N1। अब N1 का मान यहाँ पर कितना दिया है 15 बटे कितना दिया है 46 दिया है, ठीक है, 46 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर देखिए N1 का मान कितना है 15/46 हो गया, प्लस N2 का मान कितना है 35/9 है यहाँ पर, कितना है 35/9। जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम ले लेना, एक का टूट जाएगी, थोड़ा भाग कर देना, हो जाएगा काम, ठीक है, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जो भी आ जाएगा आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख लेंगे जो भी आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई 12th क्लास में आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आप पेपर आप देंगे, ठीक है, गुणांक आपको आनी चाहिए, इसको कर लेना। यहाँ पर कुछ नहीं कि यहाँ पर एक काम निकाला, इसका अणुभार निकाला यहाँ पर, और इनकी अणुभार इनकी C3H8 का अणुभार निकाला,
और फिर इसके मोल निकाल दिए, फिर जल का अणु बाहर निकाला, इसके मोल निकाल दिए। ट्रिमोलेंस का फार्मूला होता है इसलिए N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अगर C3H8 का O3 का मोलेंस निकालना है तो इसका पहले मोल आएगा, ऊपर आएगा। अगर यहाँ पर जल लिखा था तो जल का ऊपर आता है, यहाँ पर फिर उसको नीचे को दोनों का टोटल कर देते हैं। ठीक है, दोनों को वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर क्या लिख दिया, N1 का मान लिख लिया, N2 का मान लिख लिया, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड मतलब E0। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की मानक की गणना कीजिए। वेरी सिंपल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, गा है यहाँ पर। ठीक है, गा दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव किस, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E0 का मान दिया है। E0 का मान यहाँ पर कितना दिया है, ये E0 का मान कितना दिया, 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट। और देखिए, और इसके लिए यहाँ पर क्या दी गई, एक रिएक्शन दी गई है। क्या दी गई, रिएक्शन दी गई इस टाइप से। और हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दे दी गई है। क्या दी गई है, रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या दी गई यहाँ पर जडियन प्लस क्या है, सॉलिड में, यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस में है यहाँ पर AQ। ठीक है, इस टाइप से गिब्स आउट। और यहाँ पर क्या दिया है, Zn2 प्लस दिया है प्लस Cu। ठीक है, इसको लिखिए ना लिखिए, सॉलिड एक्वस दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड विभव क्या मुझसे कहा है यहाँ पर, यानी कि गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। गिब्स ऊर्जा मतलब डेल्टा जी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। किसका मान कितना, डेल्टा जी। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए Zn गिब्स आउट, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Zn2 प्लस लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सॉलिड इक्वल को। ठीक है, Zn2 प्लस। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। आपने क्लास 11 में सीखा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर करना, जो समीकरण संतुलित करना सीखा होगा। ठीक है, रेडक्स वाले चैप्टर में यहाँ पर आपको थोड़ा सा वहाँ पर लगाना कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस। यहाँ पर हमें दो इलेक्ट्रॉन इनके बराबर करने हैं। किधर जोड़ने, इनके बराबर करने के लिए इधर हम दो, जिधर प्लस की प्लस है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जिधर प्लस होता है उधर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी बराबर Zn बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, यहाँ पर 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस का N F E0। ये क्या होता है, फ्राइडे नेतांक। ठीक है, फ्राइडे इसका मान कितना होता है, 96,500 होता है। ठीक है, एन का मान कितना दिया है, हमें 2 दिया है, माइनस 2 मल्टीप्लाई एफ का मान कितना होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आपको यह ध्यान रखना है। 96,500 होता है। कितना होता है, 96,500। ठीक है, 96,500 लिख दिया, 96,500। ठीक है, राइट। फिर देखिए E0 का मान ऊपर दिया है, कितना दिया है, 1.1 दिया है। ठीक है, 1.1। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो वही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कर लेना मल्टीप्लाई, जो भी आया आंसर यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना आप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक काट दिया गया विद्युत कण संचलन। ठीक है, एक भी काट दिया गया यहाँ पर, काट दिया गया। अभी देखिए 60 की 2 भी काट दिया है। क्लोरीन के डीकन विधि तो ये भी काट दिया गया यहाँ पर। फिर देखिए उपसहसंयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, उपसहसंयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। यहाँ पर 2 नंबर का आया था। देखिए उपसहसंयोजन संख्या, यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा समझे। देखिए क्या होती है उपसहसंयोजन संख्या, एक तंतु लिगेंड की मूल संख्यक जो केंद्रीय धातु आयन या धनायन से उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ी होती है। क्या उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ी होती है, धनायन या धातु परमाणु की उपसहसंयोजन या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ समझिए, क्या लिखा हुआ, एक तंतु लिगेंड आप जानते हो, एक तंतु लिगेंड के मूल संख्यक। ठीक है, मूल संख्यक जो केंद्रीय धातु आयन या धनायन से उपसहसंयोजी बंधों, यानी कि जो धनायन केंद्रीय धातु आयन या धनायन से उपसहसंयोजी बंधों द्वारा क्या होती है, ऐड रहती है, जुड़ी होती है। धनायन या धातु परमाणु की उपसहसंयोजन या समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। इसके लिए एग्जाम्पल ये NiCO का होल 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड मल्टीप्लाई दंतिता। तो लिगेंड यहाँ पर कितना है, इसका कितना होता है, 1 होता है। लिगेंड कितने यहाँ पर 4, दंतिता इसकी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यही कहो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर उदाहरण पूछा है, आपको उदाहरण भी देना है। ठीक है, तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे। इस टाइप से हमको एक बार पढ़ लेनी है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या घाखंड यहाँ पर क्या दिया, ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एम्बियन तथा ब्रोमीन जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। हर साल एक आती है ग्लूकोज की। ठीक है, बहुत बार आ चुकी है रिएक्शन।
तो देखिए ग्लूकोज का आपको पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला नहीं मालूम होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इन सबके फार्मूला होना, अगर फार्मूले नहीं आते हैं तो फार्मूले याद कर लेना, तभी ये रिएक्शन हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का पहले फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। घा खंड है यहाँ पर, क्या है घा, देखिए घा। ग्लूकोज का क्या मालूम चाहिए, फार्मूला। तो ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CHO। वैसे फार्मूला तो होता है CH बार हो सकती है, लेकिन इसमें संरचना में CH, इसको इस टाइप से लिखते हैं CHO, यानी कि CHO, फिर क्या होता है CHOH का होल 4। ठीक है, CHOH का होल 4, फिर क्या होता है CH2OH। ठीक है, प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल मतलब OH। आपने IUPAC नामकरण ये पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो पहचान जाएंगे। हाइड्रोक्सिल मतलब OH, जहाँ पर OH होता है हाइड्रोक्सिल लगाते थे। एमीन मतलब NH2। फार्मूला इससे भी बन जाता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NH2OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा NH2OH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बनेगा डी ग्लू। यहाँ पर देखिए पहले लिख देते हैं, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा CH डबल, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा N, CH डबल बॉन्ड N। ठीक है, CH डबल बॉन्ड N OH, क्या हो जाएगा यहाँ पर उनकी OH हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जिम करते हुए लिख दीजिए CHOH का होल 4 जिम करते हुए लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH हमने जिम करते हुए लिख दिया। ठीक है, और प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास H2O बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है डी ग्लू। ठीक है, इसका नाम, या डी मत लिखिए, क्या ग्लूकोज एक्जिम लिख सकते हैं। ग्लूकोज हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, किस टाइप से लिखते हैं, ग्लूको एक्जिम। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए यहाँ पर, या इसको लिख सकते हैं ग्लूकोजिम। ठीक है, इस ये बन जाएगा ग्लूकोज ऑक्जिम। हिंदी में क्या लिखेंगे, यानी कि ग्लूकोज ऑक्जिम वही लिखा जाता है, हिंदी में यही फार्मूला नाम होता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्जिम। ठीक है, इस टाइप से क्या हो जाता है हमारे पास, ये बन जाता है। फिर सेकंड रिएक्शन देखिए यहाँ पर, सेकंड रिएक्शन क्या है, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। तो ब्रोमीन जल से देखिए करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रोमीन जल से। देखिए यहाँ पर वही फार्मूला यहाँ पर ग्लूकोज का लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ग्लूकोज का वही यहाँ पर फार्मूला देखिए। ठीक है, क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल यानी कि ब्रोमीन जल। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए, ग्लूकोज का फार्मूला। ये ठीक इनकी फर्स्ट रिएक्शन थी, ये वाली फर्स्ट, ये वाली सेकंड। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CHO, मतलब इसको इस टाइप से डबल बॉन्ड इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, CHOH का होल 4। ठीक है, CHOH का होल 4, फिर क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। ठीक है, प्लस ब्रोमीन जल यानी कि Br2 प्लस H2O। ठीक है, ब्रोमीन जल से हमने क्या कर दी, रिएक्शन करा दी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। इसको ध्यान रखना, क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसको याद रखिए, जिससे कि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ग्लूकोनिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर CO हटे, यहाँ पर COOH हो जाएगा। यहाँ पर इसको जिम करते हुए लिखेंगे CHOH का होल 4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब इससे क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेनराइट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका उपयोग। नेनराइट समीकरण देखिए क्या होती है, नेनराइट समीकरण देखिए यहाँ पर, नेनराइट समीकरण क्या होती है, माना कि कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में N प्लस N इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, हमने यहाँ पर बराबर किया, जिस टाइप से भी न्यूमेरिकल किया था वही यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर देखिए N प्लस आए, यहाँ पर M कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर N प्लस इधर ज़्यादा इधर कम है, तो इसको बराबर करने के लिए N इलेक्ट्रॉन से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्या है, जहाँ M क्या है, धातु यानी मेटल आयन है। ठीक है, फिर देखिए इसी अभिक्रिया के लिए नेट अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, E बराबर क्या होता है, E0 माइनस के 2.303 RT डिवाइड बाई NF log 1/m N प्लस के N प्लस। ठीक है, N प्लस। अब देखिए यहाँ पर E क्या है हमारे पास, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R क्या है, गैस नीयतांक है, क्या है, गैस नीयतांक है। ठीक है, T क्या है, ताप है, ये क्या है, फैराडे नीयतांक। इसका मान कितना होता है, 96,500 होता है। ठीक है, अभी बता चुके हैं। ये मेरे पास क्या है, धातुआन की संता, इतना आपको लिखना था। ठीक है, इतना क्या लिखना था, इतना लिखना था। माना कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया का है निम्न है, यहाँ पर इतना आपको लिख देना है। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर M। ठीक है, धातुओं के सोड में इस अभिक्रिया के लिए नेट अभिक्रिया क्या है, निम्न है। क्या है, निम्न है। E बराबर ये फार्मूला लिख दें, E0 माइनस के 2.303 RT डिवाइड बाई NF log 1/m N प्लस के N हो जाएगा। यहाँ पर E इलेक्ट्रोड विभव के लिए यहाँ पर E0 बता देना आपको, एक डाटा इसका बता देना क्या क्या यहाँ पर। ठीक है, नाम बता देना है। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 सेंटीग्रेड पर, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करने हैं। ठीक है,
25 सेंटीग्रेड पर 3 नंबर चाहिए, तो इस टाइप से हमको थोड़ा सा वो लिखना होगा। 25 सेंटीग्रेड पर क्या लिखेंगे, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई नोट माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसको जो कहते हैं लिखिए 2.303 आर टी। आर मतलब आर, देखिए आर का मान कितना है 8.31 है, ठीक है, जूल प्रति मोल केल्विन। तो पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, कितना पुट कर देंगे यहाँ पर 8.31 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेंगे 298, कितना ले लेंगे 298, ठीक है। अब 298 यहाँ पर ले लेंगे, 298 आया कहाँ से, देखिए 25 सेंटीग्रेड लिखते हैं यहाँ पर, 25 सेंटीग्रेड है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। टी बराबर कितना है 25 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, 25 प्लस का कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। जब इसको 25 273 को ऐड करते हैं कितना आता है 298 आता है, केल्विन में आ जाता है, ठीक है। 298 केल्विन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर यन, कितना हो जाएगा यहाँ पर यन लिख दीजिए, यन मल्टीप्लाई फेरेड नेतांक का मान कितना होता है 96500 होता है, 96500 लिख दीजिए, 96500 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 500 लोग 1 यम यन इनकी यन प्लस इसको हमने क्या लिख दिया एच टी लिख दिया, ठीक है एच टी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करना आप, ठीक है, ई नोट माइनस इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यन हो जाएगा, क्या हो जाएगा लोग 1 यम यन प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यम एन प्लस का एन प्लस, ठीक है। इस टाइप से हमको करना था, ठीक है, इस टाइप से हमको सब लिखना होगा तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 25 सेंटीग्रेड कर दिया यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करना इतना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा यहाँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर गान की तो काट दिएगा यहाँ पर, प्राथमिक द्वितीयक अमीन की पहचान कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था, सबसे सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है। देखिए प्राथमिक अमीन यहाँ पर आपको लिखना है, हेडिंग लिखना है, लिख लेंगे आप इतना। फिर देखिए यन बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, प्राथमिक अमीन जब किसी क्रिया कराएंगे जब सल्फोनामाइड बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड की क्रियाएँ कराएंगे तो क्या बनेगा सल्फोनामाइड बनता है। या प्रबल अम्लीय क्षार में विलय होता है, क्या होता है प्रबल अम्लीय क्षार में विलय होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखा हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या लिखा है किसका फॉर्मूला है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, लिख लीजिए बेंजीन सल्फोनिल, क्या बेंजीन सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। प्राथमिक अमीन हमें ले ली, क्या ले ली C2H5NH2, वैसे प्राथमिक अमीन क्या होती है C2H5NH2, ठीक है। प्राथमिक अमीन ले ली, क्या ले ली एक अमीन मतलब C2, इनके एक अमीन ग्रुप है CH2, क्या होते हैं प्राथमिक अमीन इनकी C2H5NH2 ले लिया, ठीक है। क्या हमारे पास प्राथमिक अमीन, जब इसकी क्रिया कराई तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर यन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। तो देखिए समझिए इसमें रिएक्शन को, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको हमने C डबल यहाँ पर इसको जिंक का तीन रखा, लिखा जिंक का तू, फिर देखिए Cl हटेगा यहाँ पर, क्या हटेगा यहाँ पर Cl हट जाएगा, यहाँ पर यन Cl की जगह पर क्या लग जाएगा, ध्यान से देखना आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लगेगा ये हट जाएगा, C2H5 यन यहाँ पर लग जाएगा आकर, ठीक है, क्या लग जाएगा C2H5 इस टाइप से। यहाँ पर देखिए बेंजीन सल्फोनामाइड यानी कि क्या बेंजीन सल्फोनामाइड का इसका यहाँ पर क्या बताया था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फार्मूला, देखिए इस टाइप से हमको बना लेना है यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला अपना यहाँ पर इस टाइप से आपको लाइन खींचनी है, इस टाइप से करना है, इस टाइप से करना है, इस टाइप से करना है, ठीक है, इस टाइप से। ये किसका फार्मूला होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देखिए क्या होता है यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या लगा दिया Cl, यहाँ पर प्राथमिक अमीन ले लीजिए यानी कि NH2H5, ठीक है C2H5। अब देखिए ये यानी कि HCl यहाँ से निकल जाएगा, निकाल दीजिए, निकल गया यहाँ पर HCl मान लीजिए निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा HCl निकल गया तो क्या बचा NC2H5, क्या लिखा यहाँ पर देखिए क्या ये निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा NC2H5, तो यहाँ पर लगा दीजिए, इसकी यहाँ पर आप लगा देना, यही लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया NH भैया आया था यहाँ पर NH2H5 NH2, इतनी सिंपल रिएक्शन है, इसका नाम क्या है यन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरी यहाँ पर द्वितीय अमीन हमारे पास क्या NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, इसमें द्वितीय अमीन क्या बनता है NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, ठीक है। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो आपको लंबी रिएक्शन थोड़ी सी लिखनी होगी। देखिए वही फार्मूला यहाँ पे बेंजीन वही क्या ले लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया वही फार्मूला, तो यहाँ पर द्वितीय अमीन की C2H5 दोबारा द्वितीय अमीन ले लिया C2H5NH,
तो वही काम करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या निकल जाएगा, वही HCl निकल जाएगा, तो यस डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या लगा NC2H5 NC2H5 वही लगा दिया है, पर कुछ रटना हुआ कभी नहीं भूलेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो सिंपल लैंग्वेज हमने लिखी है, ठीक है। NC2H5 NC2H5 तृतीय के मीन देखिए क्या होती है, तृतीय के मीन में क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता, तृतीय के मीन अभिक्रिया नहीं करती, जिम का तो नो रिएक्शन लिख देना, बस इतने में 3 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, इस टाइप से आपको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्या कर देना, 3 नंबर की थी यहाँ पर, इस टाइप से आपको लिख लेना है यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अभी लिख लीजिए, रिपीट क्वेश्चन होंगे बार बार एग्जाम में, सॉल्व पेपर के हैं जो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 3 नंबर का है, DNA RNA में अंतर समझाइए, ठीक है। DNA RNA में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, देखिए इधर डालना है आपको DNA, इधर डालना है RNA। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, या द्विकुंडली संरचना में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, या द्विकुंडली संरचना पाया जाता है, ये एकल श्रृंखला में पाया जाता है, ठीक। इसमें पाया जाता है, एकल श्रृंखला में पाया जाता है, ठीक है। DNA में DXC राइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है, यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है, DNA में DXC राइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें राइबोज लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, राइबोज, यहाँ पर क्या लिख देंगे, राइबोज लिख देंगे, राइबोज, ठीक है। DNA में DXC राइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, राइबो शर्करा पाई जाती है, शर्करा भी लिख देंगे, ठीक है। राइबो शर्करा पाई जाती है, ठीक है। छूट गया था, राइबो शर्करा पाई जाती है, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं क्या, DNA में DXC राइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है, लिख देंगे आगे। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, क्या थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर, इसमें एडेनिन ग्वानिन थायमिन तथा साइटोसिन नाइट्रोजीन क्षारक पाए जाते हैं। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा पहचानने के लिए कि इसमें क्या क्षार पाया जाता है, हसार आता है, ठीक है। इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तथा यूरेसिल क्षारक पाए जाते हैं, क्या यूरेसिल क्षारक पाए जाते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें से, ठीक है। इसको लिख लेना यहाँ पर, क्या कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा।